मुझे अब सोनू जब बता रहा था तो मुझे कहानी याद आई। कहानी ऐसी थी कि हम लोग जब 11th में पढ़ते थे तो पहला जो इंग्लिश का चैप्टर था उसका नाम था माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। यूपी बोर्ड था और ये बुकर टी वाशिंगटन की कहानी थी। कभी आप सर्च करिएगा गूगल पर उनका नाम, बुकर टी वाशिंगटन। मुझे लेखक का नाम तक याद है अभी तक। कहानी का नाम था माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, मेरा संघर्ष शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। ये एक बुकर टी वाशिंगटन एक ब्लैक बच्चे हुआ करते थे जब उनको ग्रेजुएशन करना था उसके पहले। तो उन्होंने कहीं से सुन रखा था कि एक यूनिवर्सिटी है, वहां जाना है। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी बहुत दूर थी, उनके घर से लगभग 800 किलोमीटर दूर थी। बच्चे थे, घर सिर्फ माँ थी और वो भी बीमार रहती थी मोस्ट ऑफ द टाइम। और किसी दोस्त से सुना कि मुझे जो है शिक्षा चाहिए और घर पे रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं 400-800 किलोमीटर जाऊंगा कैसे, मैं पढ़ूंगा कैसे, कोई भी साधन नहीं था। और माँ का सपोर्ट भी नहीं था। माँ का मन था कि बच्चे, सोसाइटी ऐसी है कि ब्लैक लोगों को वैसे भी सपोर्ट नहीं करती। आई डोंट नो तुम्हारा एडमिशन उस स्कूल में कैसे होगा, ग्रेजुएशन और उसके लिए पढ़ोगे कैसे, जाओगे कैसे। स्टिल उनके मन में था कि भाई मुझे जाना है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। बहुत बिट्स एंड पीसेस में मुझे कहानी याद है वो। और वो घर से निकल जाते हैं, माँ बीमार रहती है, उनको ये भी नहीं पता होता था कि मैं एडमिशन लेके वापस आ पाऊंगा कि नहीं, माँ वापस मिलेगी नहीं, देख पाऊंगा कि नहीं। बहुत सारे थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन वो घर से निकल जाते हैं। पैसे थे नहीं। 800 किलोमीटर की जर्नी उन्होंने डिस्क्राइब की थी उस चैप्टर में कि वो कैसे पैदल चले दिन भर, कहीं रात में सो गए। ले जाते हैं, कोई सहयोग नहीं करता कि भाई 2-4 रुपए इकट्ठे हो जाए, खाना कैसे खाएंगे, आगे का रास्ता कैसे तय करेंगे, उनको कुछ नहीं पता था। कुछ दिन उस शहर में काम करते हैं, कुछ पैसे इकट्ठे होते हैं, डेली खाना खाते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं कि साहब मुझे पैसे जमा करने हैं, स्कूल तक जाना है, मुझे एडमिशन लेना है। और 2-4-10 दिन 15 दिन कुछ पैसे इकट्ठे किए, फिर वहां से जर्नी स्टार्ट करते हैं। और जब वो स्कूल के गेट पे पहुंचते हैं तो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, मुझे लग रहा है कि कोई मंदिर आ गया, मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। अभी कुछ भी नहीं है, एडमिशन नहीं हुआ, कुछ नहीं। स्कूल देख के ही वो स्टोरी मेरे जेहन में बस गई 11th में, और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। कभी गूगल सर्च करना, इनका नाम बुकर टी वाशिंगटन का, बहुत बड़े एजुकेटर थे अमेरिका के, और बहुत ही गरीबी से पले बढ़े थे, रिसोर्सेज नहीं थे, उनको नहीं पता था कि हमको जाना कैसे है। स्कूल के गेट से आए, प्रिंसिपल मैले कुचैले, नहाए नहीं थे कई दिन से, और किसी के पास गए तो पहला इंप्रेशन ही अच्छा नहीं। अरे यार हटाओ हटाओ। कोई आ गया, प्रिंसिपल के चैम्बर में चले गए, प्रिंसिपल से बात किया कि साहब एडमिशन चाहिए। प्रिंसिपल ने बोला कि ठीक है देखते हैं। होता है ना कि अमूमन इग्नोर करते हैं आगे कि भाई ठीक है देखते हैं। वो बोलते हैं 4-5 दिन में वहां रहा तो किसी एक टीचर ने मुझ पर दया की और मुझे एक कमरे में लाके छोड़ दिया। ऐसी खाली सा कमरा था, बोले इसको साफ करो। मतलब ब्लैक थे, 4-5 दिन स्कूल में रहे, अभी एडमिशन का कोई ठिकाना नहीं। किसी टीचर ने दया दिखाई, आओ चलो कमरे को साफ करो। तो उनको लगा कि मेरे लिए पहली और अंतिम अपॉर्चुनिटी है ये। तो वो बताते हैं कि मैं उस कमरे को 5 या 6 बार साफ किया, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, गीला किया, एक एक कॉर्नर, डेस्क, बेंच, सारी चीजें। और अल्टीमेटली फिर उस टीचर को खोजा, टीचर को ले आके दिखाया। टीचर खुश हुआ तो प्रिंसिपल को लाया, दिखाया कि साहब ये बच्चा है, पढ़ना चाहता है और 4-5 दिन से घूम रहा है। तो उनका जो वो पहला इंप्रेशन था प्रिंसिपल पे, वो बहुत अच्छा था। हार्ड वर्क करके स्कूल साफ करना। उसके बाद उन्होंने एडमिशन लिया उस स्कूल में। बताते हैं कि माँ से मिल नहीं पाए, वो माँ से मिल नहीं पाए, माँ की डेथ हो गई, लेकिन वो पढ़ाई उन्होंने कंटिन्यू रखी। तो ये आज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे मन में कि पहला ये आता है सुबह कौन जाए, कैसे जाए, पहला हमारे दिमाग में ये थॉट आता है। यकीन मानो, आप समझो कि कंपटीशन इतना बड़ा है कि लगभग 10 लाख बच्चे, मैं अगर यूपीएससी की बात करूं, यूपीएससी में 10 लाख बच्चे बैठते हैं, 10 लाख।
मोटा मोटा इतने बच्चे बैठते नहीं, इतने बच्चे फॉर्म भरते हैं, और इसमें से बैठने की हिम्मत कितने बच्चों में होती है? जस्ट आधा, 5 से 6 लाख। कभी इमेजिन करो कि ये 4 लाख बच्चे कहां छट गए, ये बिना पढ़ाई के, बिना कंपटीशन के ये बाहर हो गए। रीजन बीइंग, ये बुकर टी वाशिंगटन नहीं है, ये बुकर टी वाशिंगटन नहीं कि मुझे लड़ना है, मुझे जाना है, मुझे समझना है, मुझे शिक्षा चाहिए, मुझे आगे जाना है, कितना भी समाज रोके मुझे जाना है। तो ये 4-5 लाख बच्चे, अब ये 5-6 लाख बच्चों में हम लोग भी हैं जो जिनको परीक्षा लिखनी है। अब ये 5-6 लाख बच्चे मान लो प्रीलिम्स का एग्जाम दिए, तो मेंस में कितने बच्चे आए, कोई गेस? वेरी गुड, प्रिसाइजली 15 से 17,000, 18,000, 20,000 मान सकते हैं। मेजर लॉट आपका, जो हमारी लगभग आप मान के चलिए कि जो हमारी फाइनल सीट्स है उसका 15 से 20 गुना बच्चे मेंस में सिलेक्ट होते हैं। मान लीजिए 1,000 सीट्स हैं सिलेक्शन की यूपीएससी के द्वारा, तो हमारे 15 से 20,000 बच्चे मेंस में सिलेक्ट हुए इंटरव्यू कॉल के लिए, लगभग 3 गुना। अब समझो कि सबसे बड़ा कंपटीशन तो यही है हमारा। एक कंपटीशन तो हमारा यहां खत्म हो गया, क्योंकि लोग ये नहीं है बुकर टी वाशिंगटन, लोग लड़ने वाले नहीं है। बहुत लोग डर के नहीं गए, बहुत लोग मौसम खराब हुआ तो नहीं आए, बहुत लोग के पास साइकिल है तो परीक्षा देने नहीं गए। जैसे कोचिंग करने नहीं आते ना, सुबह नींद नहीं खुली तो कोचिंग करने नहीं आए, सेम चीज है ये 5 लाख बच्चे हैं। अगर हमें सिंसियरली तैयारी करनी है तो हमको मेंटल मेकअप हमको करना पड़ेगा कि मुझे बनना है। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, और मेजर लॉट आपका यहां छट गया। 3 गुना 4 गुना का कंपटीशन है। जैसे हमारे दिमाग में कई बार सवाल आता है कि साहब अभी पीटी मेंस का भरोसा नहीं, हम पूछते साहब इंटरव्यू में क्या सवाल पूछते हैं, आता है ना, और इंटरव्यू का पोर्शन बहुत छोटा है। अब ये इतने में से, अब मान लीजिए 1,000 है, 3,000 बच्चों को बुलाएंगे या 4,000 बच्चों को बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। 15 से 20,000 में 3,000 बच्चों को इंटरव्यू, ये भी कंपटीशन बहुत छोटा है। आप देखेंगे मेंस लिखा, क्योंकि यहां जो बच्चा आ रहा है वो क्रीम बच्चा आ रहा है, यहां जो बच्चा आ रहा है वो 3 साल 4 साल पढ़ के आ रहा है, यहां जो बच्चा आ रहा है हो सकता है वो 9 से ही फाउंडेशन कोर्स किया हो, उसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हुए हो, तो बहुत ज्यादा आगे कंपटीशन नहीं है। आपका जो मेजर कंपटीशन है वो यहां है। आपको इन बच्चों में जगह बनानी है, जिसका सारा इफर्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये कोचिंग एक हुआ, हम लोगों ने अभी ट्राइबल बच्चों के लिए फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया, नीट और जी का। 9th क्लास से उनकी ग्रूमिंग हो, इसके लिए स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से ट्राइबल बच्चों के लिए बिरसा परसवाड़ा में सारे बच्चों को हम लोगों ने कोचिंग का, फिजिक्स वाला का बेसिक कंटेंट प्लस ऑनलाइन पेनड्राइव क्लासेस पूरे साल भर का नया कोर्स का, अप्रैल में जो भी सिलेबस उनका आया है वो हम लोगों ने सारे स्कूल्स में भेज दिया कि कोई बच्चा पढ़े। और मैं तो यहाँ के टीचर से बोलूंगा 4 बच्चे आ रहे हैं, 4 बच्चों को पढ़ाओ। जरूरी नहीं कि हर आदमी बुकर टी वाशिंगटन बनेगा, 4 बच्चे आ रहे हैं उनको पढ़ाओ। उससे हमको हतोत्साहित नहीं होना है। आपको सोचना है कि आपको मॉर्निंग क्लासेस आनी है नहीं आनी है। टीचर्स आपके जब कंफर्टेबल रहेंगे, हो सकता है मॉर्निंग में हो सकता है इवनिंग में हो। हमारे पास ये सारी चीजें नहीं थी, यकीन मानिए एज ए स्टूडेंट मेरे पास तो एटलीस्ट नहीं थी। आप मानिए कि मैं थ्रू आउट शासकीय स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का हूं, कभी घर ऐसा नहीं था कि हम कोचिंग अफोर्ड कर सके। पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक, मैं हमेशा बोलता हूं 1 से लेके 5 तक तो मेरे पास बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी। स्कूल में बगीचे पढ़ते थे पेड़ के नीचे। क्लास 1 2 3 4 5 5 साल हमारा ऐसे गुजरा, कुर्सी और बेंच और ब्लैक बोर्ड धोते हुए 5 साल गुजरा। हम लोग स्मार्ट तब मतलब बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं हुआ करते थे, पढ़ते नहीं थे बेसिकली। उसके बाद 6 से 8 तक हम आए तो हमें लगा कि नहीं पढ़ना चाहिए, दिमाग में आया कि नहीं। और रीजन भी कि कंपटीशन, क्लास देख के होता है ना कि कोई बच्चे को देख के आपको मोटिवेशन लगे, बगल वाले को देख के मोटिवेशन लगे, तो वैसा ही था कि कंपटीशन है, थोड़ा पढ़ना चाहिए। एक्चुअल हुआ 9th में जब आए, 9th में आए तो ये हुआ कि इंट्रेंस होता था। राजा हरपाल सिंह हमारा इंटर कॉलेज हुआ करता था, उसकी भी कहानी ऐसी थी कि राजा साहब को अपने बच्चे को इंग्लैंड भेजना था पढ़ने के लिए, तो किसी ने सुझाव दिया कि नहीं साहब उतने में तो स्कूल बन जाएगा, तो उन्होंने स्कूल बना दिया। और बाद में यूपी गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर कर लिया। जैसे होता है ना कि बहुत सारे दानदाता रहते हैं, स्कूल दे देते हैं। तो 9th में गया तो
20 में 14 नंबर आए एंट्रेंस में, कि भाई एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस होता था, 14 नंबर आए तो मुझे लगा कि नहीं कुछ तो करना चाहिए। तो वो पहला मौका था जब मुझे कोचिंग अफोर्ड हुआ। हमारे एक टीचर हुआ करते थे जिनको मेरे पिताजी कभी किसी जमाने में पढ़ाए थे, तो उनको लगता था कि बहुत आइडियल टीचर थे, इनके बच्चे को पढ़ा लेना चाहिए। तो ऐसे 4-6 लकी बच्चे जो थे वो ट्यूशन करते नहीं थे, पर हम लोग घर से मॉर्निंग में 6 बजे, विंटर हो ठंडी हो, हम लोग मॉर्निंग में 6 बजे साइकिल चला के 9-10 किलोमीटर आते थे पढ़ाई करने। मैं बता रहा हूं ना कि आदमी की जो जर्नी है तैयारी की वो बहुत सिंपल नहीं है। हर आदमी बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़ा है। तो वो 7-8 किलोमीटर की जर्नी हमें हमेशा याद रहती थी। नया नया साइकिल सीखे थे, जैसे आज पहली बार, जैसे आदमी की लर्निंग है ना, आज पहली बार माइक पकड़ा, इस तरह का इंटरैक्टिव पैनल मैंने पहली बार देखा। मतलब मैं बोल सकता हूँ पहली बार लिख रहा हूँ इंटरैक्टिव पैनल पे, खड़े होकर के क्लास ले रहा हूँ। मेरी भी लर्निंग है तुम्हारे साथ साथ। और 9th के बाद फिर ये हुआ 6 महीने पढ़ा, उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा ना। क्लास में मैं कभी सेकंड आया, रीजन बीइंग कि अपने आप इनग्रेन्ड हो गया था इतना कि मुझे सेकंड रहना ही नहीं है, तो तैयारी करना है कुल मिला जुला के, और बहुत पॉजिटिव वे में। जैसे होता ना साथी बगल पढ़ रहा है, शेयरिंग केयरिंग मॉड, कि उसके साथ कुछ, उसके पास कुछ अच्छा है तो मैंने ले लिया, मेरे पास कुछ अच्छा तो मैंने उसको दे दिया। तो यही करते करते हम लोग आगे बढ़े हैं, यही करते करते आगे बढ़े हैं। अब 12th आया, 9 से 12 तक का 12th आया। अच्छा, एक बार ऐसा भी हुआ कि चीटिंग लेके बैठा। 11th का क्लास था, 6वीं की परीक्षा थी, हमारा बॉटनी का पेपर था। मतलब बहुत ऐसी चीजें मैं शेयर कर रहा हूं इसलिए कि हमको समझना पड़ेगा कि हम लोग कहां से आए हैं। बॉटनी का पेपर था, मैथ का इंग्लिश का लास्ट पेपर था, 11th की 6 मंथली एग्जाम थी। और कुछ बच्चों के गाइड वाइड पकड़ा गए तो पूरे क्लास की चेकिंग। और हमारे बॉटनी वाले टीचर ने बोला था कि कोई पास नहीं होगा, हम लोगों ने बहुत टफ पेपर बनाया है। तो होता है अमूमन आदमी पढ़ता है, जितना उसको तैयार है वो पढ़ाई किया उसने, और बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है कि नहीं पढ़ा यार, याद नहीं है, जो छोटा नेग्लेक्टेड पार्ट है याद नहीं है। तो हम लोगों ने उसका पुर्चा बना लिया, 3 लोगों ने पुर्चा बना के, और नकल कभी किया नहीं, बैठे एग्जाम में ये सोच के कि नहीं नंबर अच्छे लाने हैं। बैठ गए, हर क्लास की चेकिंग स्टार्ट हो गई, एक एक बच्चे की चेकिंग स्टार्ट हुई। तो ये जो 2 बच्चे थे मेरे साथ वाले, एक ने पूरा का पूरा पुर्चा खा लिया, पीछे से निकाला, पूरा खा के पेट में गया, लिटरली पेट में गया पूरा कागज। और एक भाई साहब ने ऐसे ही फेंक दिया किसी के नीचे आगे। मैं कभी नकल लेके बैठा नहीं, पीछे की जेब में 2-3 खर्रे ऐसे बड़े बड़े पीछे की जेब में ऐसे थे। एंड फिर क्या हुआ कि गार्ड आया मेरे पास, एंड आई वाज टॉपर। आप इमेजिन करोगे, एक टॉपर लड़का, टॉपर था, प्यून मेरे पास आया, और जैसे ही स्टार्ट किया तो मेरे प्रिंसिपल साहब गेट पे खड़े थे, तो बोले उस बच्चे को मत चेक करो। लिटरली इतना उनको ट्रस्ट था, उन्होंने बोला, वर्डिंग से ही थी कि उस बच्चे को मत चेक करो, वो बच्चा नकल लेके बैठा होगा तो मेरा एजुकेशन सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा। एंड आई वॉज शॉक्ड, मतलब मैं पूरी तरह से फ्रीज हो गया। और वो प्यून मेरा ऐसे 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 चेक करके जूते तक चला गया, पर वो पीछे के पॉकेट में उसका हाथ ही गया। एंड आई वाज लाइक कि गॉड आज बचा लो, आज के बाद लाइफ बहुत स्ट्रेट चलेगी, बहुत ऑनेस्टली पढ़ाई करूंगा, बहुत सिंसियर रहूंगा अपने एजुकेशन में, और बहुत मेहनत करूंगा। और वो दिन था, मतलब लिटरली पसीने पसीने। और हमारे जो इन्विजिलेटर थे क्लास के एग्जाम के, वो हमारे फिजिक्स के एक प्रोफेसर हुआ करते थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। उन्हें 1-2 बार टोंट में बोला भी, चेक कर लो तुम्हारे नीचे नीचे तो किसी ने नहीं फेंका है। तो वो एक दिन था। फिर उसके बाद लाइफ में, अच्छा उसका कोई फायदा भी नहीं हुआ, इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो निकाल के मैं पढ़ूं, इतनी भी हिम्मत नहीं हुई, फ्रीज हो गया था और पूरा पेपर लिख दिया और प्रिंसिपल साहब चले गए। उसके बाद उस पेपर में मुझे 50 में 37 नंबर आए थे, और बहुत टफ, वास्तव में बहुत टफ पेपर था। और ये 37 नंबर हाईएस्ट थे, उस 6वीं के हाईएस्ट नंबर थे बॉटनी के 37। कहने का मतलब उसके बाद
तैयारी करने आए तो ऐसा लग रहा था घर से कोई भेज रहा जेल में कि तैयारी नहीं करना, लखनऊ जाओ पढ़ो टाइप का, घर से निकल जाओ 12th के बाद। फिर भी जब हम लोग एमबीबीएस की तैयारी, पहले होता है ना कई बार दिमाग में आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो तैयारी करने आए तो महीने भर तो रोते ही रहे, रूम में अकेले बैठ के, घर से किसी ने भेज दिया कि यार जाओ तैयारी करो, पढ़ाई करो, घर पे गांव में तो कुछ होना नहीं है, तो ऐसे रोते थे जैसे मतलब बच्चा रोता है ना, उस टाइप का महीने भर ऐसे ही चला। तैयारी किया, पहले साल 149 आए 200 में, सिलेक्शन नहीं हुआ। एक साल और पढ़ा, थोड़ा और मेहनत किया, 181 आए 200 में, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अब इमेजिन करो इतना बड़ा कंपटीशन था, उस जमाने में इतना बड़ा कंपटीशन हुआ करता था। 199 टॉपर, 184 पे सारी चीजें बंद, मतलब एमबीबीएस बीडीएस सब 184 पे क्लोज। कहने का मतलब कंपटीशन बहुत है मार्केट में, हम सिंसियरली तैयारी नहीं करेंगे तो मुश्किल है सिलेक्शन होना। और सिंसियरिटी कुछ नहीं, तुम्हारे एफर्ट्स में, तुम्हारे बिहेवियर में, यही सिंसियरिटी आपको चाहिए, आपको यही चीजें आगे लेके जाती। मैं आज यूपीपीसीएस का पेपर भी लेके आया हूँ, परसों हुआ है यूपीपीसीएस का पेपर, जस्ट कुछ सवाल डिस्कस करने या हमको ये पता करने कि हमको चाहिए क्या, तैयारी में क्या क्या चीजें चाहिए। ये हो गया। तो दूसरे साल लकीली ऑल इंडिया पीवीटी का एग्जाम होता है, प्री वेटनरी टेस्ट, 503 नंबर, ऑल इंडिया में 503 रैंक आई, 3rd काउंसलिंग थी। तो घर वालों ने कहा यार वेटनरी ज्वाइन कर लो, वेटनरी ज्वाइन कर लो, तैयारी करो। फिर वेटनरी गया तो फिर दिल हुआ कि भाई किसी ने बताया कि सबसे अच्छी परीक्षा की यार तैयारी किया जाए, क्योंकि पीछे मुड़ना तो है नहीं, रुकना है नहीं। तो किसी ने बताया कि आईएएस करना, तो आईएएस कैसे करेंगे, तो कुछ पता नहीं था। जिनके पास भी जाते थे भगा देते थे, लिटरली बोलते थे, मतलब होता ना कि जैसे ये सोनू प्रकाश मान लो तैयारी कर रहे हैं और इनके पास रोज 10 बच्चे आए पूछने की साहब तैयारी कैसे करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो इनको भी खींच लगेगी, भाई हटो यार। उसमें से कई सारे हो सकता है बुकर टीवा सेकेंड ने भगा दिया हो, यार हटो जाओ पढ़ो। हमारे साथ भी वैसा होता था, सीनियर कई बार बोल देते थे कि यार ऐसा बोल दिया जाओ एनसीईआरटी पढ़ लो, किसी को भगाना होता था बच्चों को ना, ऐसे बोलते थे एनसीईआरटी जाओ पढ़ लो, उसी से होगा, भगा देते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक सीनियर के पास पहला अटेम्प्ट आईएएस का लिया, इंटरव्यू तक गया मैं, प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू गया, तो इंटरव्यू में कोई आइडिया नहीं, दिल्ली चला गया। तो एक सीनियर के पास गए तो मैंने पूछा कि सर मैं आपके साथ 4-5 दिन रुकना चाहता हूं यहाँ, और मुझे इंटरव्यू थोड़ा आइडिया हो जाएगा क्योंकि आप लोग सीनियर हो, मेरा पहला अटेम्प्ट है। एंड दे वर लाइक कि देखो आप 4 दिन रुकोगे, आपको इस हिसाब से इतने पैसे देने पड़ेंगे। आई वाज शॉक्ड लिटरली, मतलब मैं एज ए पर्सन कभी ऐसा इमेजिन नहीं कर सकता था कि मेरे पास कोई आए और बोले कि साहब मुझे 4 दिन आपके साथ रुकना आपके रूम में, एंड मैं उसको बोलूं कि नहीं तुमको 4 दिन का इतना पैसा देना पड़ेगा रूम रेंट। तो मैं वापस बैक हो गया, जैसे होता है ना कि नहीं कुछ और रास्ता देखेंगे तैयारी का। तो उस साल मुझे 98 इंटरव्यू में आया, पहले अटेम्प्ट में 300 में 98 नंबर, मतलब रिजेक्टेड। अगले साल लिखा। कहने का मतलब हर स्टेप पे ऐसा नहीं कि आपको चीजें बहुत आसानी से मिल जाएंगी। जैसे ये एक चीज हुआ कि आपको गाइडेंस देने के लिए लोग हैं, आपके पास कंटेंट है, जैसे होता है ना कि आपको चीजें बताने के लिए है। जैसे हमको मान लो यहाँ से बालाघाट से, मान लो मैं हमेशा बोलता हूँ कहीं जाना है, ए से बी पे जाना है हमको, बालाघाट से मुझे किन्नापुर जाना है, तो मुझे एक तो रास्ता पता हो, दूसरा संसाधन पता हो। आप इमेजिन करो हम लोग जब पढ़ते थे स्ट्रगल के डेज में तो कुछ नहीं पता था, न संसाधन था न रास्ता था। आज तुम्हारे पास ये दोनों चीजें हैं, तुमको किरनापुर जाना कैसे है, पैदल जाना, साइकिल जाना, बस से जाना, तुम्हारी इच्छा, और रास्ता भी तुमको पता है। वो तुमको यूपीएससी करना कैसे है, तुमको संसाधन कैसे है। मतलब लोग बोलते हैं ना तुम्हारा सिलेबस यूपीएससी का, एमपीपीएससी का सिलेबस ही क्वेश्चन बैंक और तुम्हारे कंटेंट, जो कोचिंग के ये लोग कंटेंट देंगे, यही तुम्हारे पूरे टूल्स हैं, यही तुम्हारे रास्ते हैं, यही तुम्हारा डायरेक्शन है। भाई 10 साल का आप सिलेबस, आप यूपीपीसीएस परसों का पेपर हुआ, मैं इसलिए लेके आया हूं
कि आप अगर यूपीपीसीएस का 10 साल का सवाल क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है 10 साल 12 साल का, तो आपको 15-20 क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। डिट्टो डिट्टो पुराने क्वेश्चंस यूपीपीसीएस हो या एमपीपीसीएस हो, पर 10 साल 12 साल के आपने क्वेश्चंस कर लिए अटेम्प्ट अच्छे से, थोड़ा मोड़ा चेंज करते हैं वो, आपको एनालिटिकल वे में उतना क्वेश्चन 10 साल 12 साल का अटेम्प्ट करना है, इसलिए मैं वो लेके आया हूं, आपसे अभी चर्चा करूंगा। तो हम कहां पे थे, मैं ए और बी, आपको रास्ता पता, आपको डायरेक्शन पता, जाना तो आपको ही है। अब वो जाने के लिए आप सुबह उठो नहीं, क्लास नहीं आओ, बहुत सारी बाधाएं हैं ना, बारिश हो रही है, घर पे कोई है नहीं खाना बनाने वाला, टिफिन आज तैयार नहीं है, साइकिल पंचर है, वगैरह वगैरह नंबर ऑफ चीजें हैं। लेकिन उनको जो बाईपास करके सरपास करके जो यहां तक आ रहा है, क्लास कर रहा है या इफर्ट सिंसियरली कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। अब यकीन मानो हम लोग ऐसे बच्चे थे, जैसे मेरे साथ, तो मेरा मोटिवेशन लेवल इतना हाई था कि मैं आईएएस के अलावा कोई परीक्षा नहीं लिखा, पहले साल सिर्फ आईएएस, हाँ यूपीएससी, आईएएस बनना है साहब लाइफ में, यूपीएससी लिखा पहले साल, सिर्फ एक परीक्षा लिखा, प्रीलिम्स लिखा, मुझे अच्छे से याद है, एंड बैक टू आया तो मुझे लगा कि 50% के आसपास मैंने सवाल किए हैं। आप देखोगे, जैसे ओवरऑल भी देख लो ना, प्रीलिम्स आई डोंट नो, मैं हो सकता है गलत हूं, अभी बहुत सारा पैटर्न चेंज हो गया, पेपर 1 आपका जीएस है शायद, पेपर 2 आपका सी सेट है, सी सेट। अब सी सेट में हम लोग यूपी बोर्ड में सिर्फ 10th तक का मैथ्स पढ़े हुए हैं, आज भी बेसिक्स है, और इसके लिए कोई कोचिंग नहीं की, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग का सी सेट नहीं निकला हो या बहुत कंफर्टेबल जोन में नहीं हो। इट मींस कि आपके बेसिक्स अगर 10th-12th तक के हैं, तो मैथ में और रीजनिंग में कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं कि आपको 33% मार्क्स नहीं आए। अब तो पासिंग कर दिया। हमारी पहली बैच थी जब सी सेट जुड़ता था, और सी सेट पहला आया था 2009 या 10 का था, पहला आया था। जीएस में 50% मार्क्स आपको लाने हैं, 50%, सिर्फ 50% मार्क्स। 1/3 आई डोंट नो, 1/3 है शायद निगेटिव मार्किंग, 1/3 है निगेटिव मार्किंग, मोटा मोटा आप ये समझो। पहला जब प्रीलिम्स लिखा मैंने, आई वॉज कंफर्टेबल कि हो जाना चाहिए 50-50, कि ऐसा नहीं कि बहुत निगेटिव है। सिलेक्शन हो गया, मेंस के लिए जैसे तैसे नोट्स बनाए, जूलॉजी वेटनरी साइंस 2 सब्जेक्ट तब हुआ करते थे, और नोट्स बनाए, सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू को मैंने कहानी बताया, 4 दिन के लिए दिल्ली गया, किसी सीनियर ने बोला नहीं पैसे चाहिए, तो वापस आ गया बैक। लेकिन इंटरव्यू में जब गया तो एक होता है ना कि एक तो बॉडी लैंग्वेज, गांव का बच्चा, कि कैसे मुझे बोलना है, कैसे बैठना है, क्या चीजें बोल सकते नहीं बोल सकते हैं। अल्टीमेटली उन्होंने बोला कि नहीं बच्चा रिजेक्ट, 30 में 90 नंबर, 300 में 90 नंबर। और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन बहुत रोया, मंदिर पे बैठा रात भर 7-8 घंटे रोया, जब तक कि अंदर से ज्ञान नहीं हुआ। होता है ना कि आपकी अंतरात्मा ही आपको ज्ञान देगी, कोई सिखाने वाला नहीं है कि मैं, सोनू प्रकाश, निकिता कुछ बता देंगे आपको। लिटरली आपकी स्ट्रगल आपकी है, आपकी लाइफ आपकी है, आपकी लर्निंग आपकी है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कर रहा हूं कि जो चीजें अच्छी हैं उनको इम्बाइब करो, उनको सीखो। हो सकता है वो पीयर ग्रुप हो आपका, जैसे होता है ना माइक्रो एनवायरनमेंट, 2-4 दोस्त अच्छे हैं जो हमसे सीख रहे हैं, हम उनसे सीख रहे हैं, उसी से हम आगे जाते हैं। मंदिर में खूब रोया, मुझे लग रहा है कि 6 या 7 बजे शाम का समय था जब रिजल्ट आया, और मैं फिर निकल गया हॉस्टल से। एक मंदिर था, अभी भी मैं आंख बंद करता तो वही मंदिर आता है ध्यान में, मतलब इतना सिंसियरली मैं उस मंदिर जाता था, गेट पे था मेरे इंस्टीट्यूट के। रोया, और फिर दिमाग में आया कि देखो भाई, अंदर से ही आया कि कर्म करोगे तो चीजें मिलेंगी, इफर्ट्स करोगे तो मिलेगा, इफर्ट्स नहीं करेंगे तो चीजें कोई थाली में लाके नहीं देगा, आपको हर चीज के लिए इफर्ट करना है। तो उसी दिन से ज्ञान आया, और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। और फिर मुझे लगा कि नहीं, तैयारी ये भी सिखाती है कि हम,
मतलब अच्छा कैसे बने, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग कैसे होना चाहिए। सबसे अच्छी देन मुझे इस जर्नी की, सबसे अच्छी देन मुझे यही लगी कि बहुत सारे वाइसेस थे हमारे अंदर, बहुत सारी निगेटिविटी थी, लेकिन तैयारी ने, मैं इतना बोल सकता हूं, या मेरे मम्मी पापा इतना बोल सकते हैं कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, बहुत ही सिंसियर लड़का हूं। ये सिर्फ यही तैयारी आपको दे सकती है। सही बता रहे हैं। आप सफल हो नहीं हो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, जितना अच्छा आपकी पर्सनालिटी आपको स्ट्रगल करना सिखा देगी, आपको मोटिवेट रहना सिखा देगी, ये तैयारी। और वही मेरे साथ हुआ। पहले अटेम्प्ट के बाद खूब रोया, उसके बाद अपने अंदर से आवाज आई कि भाई मेहनत करोगे तो मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। प्लेन एंड सिंपल है। मेहनत करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। 50% तो चांस है ना, अगर मैथमेटिकल माइंड से बात करें 50% तो चांस है कि मैं सफल होऊंगा। 50% को ही लेके चले ना हम आगे, कि हमको पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी होगा ना दिमाग में, और मैंने तो सबसे ऊपर से तैयारी शुरू की। मैंने बताया ना सिर्फ आईएएस लिखता था, फिर दूसरे साल फिर आईएएस लिखा तो मुझे लग रहा है 167 के आसपास 300 में इंटरव्यू मार्क्स आए। यहां मुझे 6 नंबर कम हो गए थे सिलेक्शन में, 6 नंबर, कोई सर्विस मिल जाती। यहां मुझे 35 नंबर कम हो गए, मेंस में मार्क्स कम हो गए अल्टीमेटली। फिर दिमाग में आया कि नहीं, हमको सारे पीसीएस लिखने हैं। तो आप इमेजिन करो, यूपी पीसीएस, तीसरा साल मेरा है, मैं आईएएस का अटेम्प्ट ड्रॉप कर दिया तीसरे साल। यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और फॉरेस्ट सर्विस, पहली बार इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। यूपी पीसीएस में सोशल वर्क मेरा सब्जेक्ट था, एमपी पीसीएस में क्रिमिनोलॉजी था, खूब चलता था यहाँ। मैंने बोला 3 महीने में मैं पढ़ लूंगा। मतलब इतना मोटिवेटेड था कि नया सब्जेक्ट उठाया, मुझे लगा कि मैं 3 महीने में पढ़ लूंगा, कोई सब्जेक्ट हो। किताबें देख लिया, मार्केट सर्च कर लिया, नोट्स देख लिए और खुद ही लेके बैठ जाता था। बिहार पीसीएस में लेबर एंड सोशल वेलफेयर एक सब्जेक्ट चलता था, हो सकता है अभी भी चलता हो, LSW करके। लेबर लॉज से रिलेटेड है, एक पेपर, 2 पेपर होते हैं। सब में यहां तक तो इंटरव्यू देना तक तो मुझे याद है कि मैं इंटरव्यू गया था यूपी पीसीएस में। एमपी पीसीएस में मेंस लिखा तो 5-6 साल हाई कोर्ट चला गया। ये उस साल का रिजल्ट ही मुझे 18 या 17 में आया। जो ये मेंस लिखा उस साल का रिजल्ट ही 16-17 में आया एमपी पीसीएस का। बिहार पीसीएस में मेंस लिखने नहीं गया, पीटी हो गया था। फॉरेस्ट सर्विस में ऑल इंडिया 3rd रैंक आ गई। और मैं फॉरेस्ट सर्विस के लिए मूव ऑन कर गया कि यार ये सब छोड़ो, अब फॉरेस्ट सर्विस में जाना है। और सब्जेक्ट सब में जूलॉजी कॉमन था, और सब में सोशल वर्क, क्रिमिनोलॉजी, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, अलग अलग सब्जेक्ट। और मेरे नोट्स तक तो दिल्ली मार्केट में आ गए थे। आप इमेजिन करो, इंग्लिश मीडियम था मेरा, और सारी नोट्स पढ़ाई करके बनाया। और एक दिन गलती से गया मार्केट सर्च करने के, यार कहीं अच्छे नोट्स मिल जाए, तो पता चला मेरे ही नोट्स जेरॉक्स होके बिक रहे थे। एंड बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ये तो मेरी ही राइटिंग है। तो ऐसा भी है कि कंटेंट अच्छा है तो मार्केट में आ जाता है, आप समझ लो, हार्ड वर्क करके। तो बेसिक्स जो है हम बता रहे हैं कि स्ट्रगल। 4 बार मैंने वेटनरी डॉक्टर के लिए यूपी चयन आयोग में 4 बार इंटरव्यू दिया, तो चौथे इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ। फिर यहां भी फॉरेस्ट सर्विस में भी नहीं रुका, फिर से आईएएस का यहां से अटेम्प्ट लिया, तो फिर 69 रैंक आई और बिहार कैडर मिला। कहने का मतलब है कि सबकी लाइफ में स्ट्रगल है, और यही चीजें आपको सिखाती हैं, यही चीजें आपको सिखाती है। हम बोलते हैं कि हमको पढ़ना क्या चाहिए। कोई बच्चा, अब तुम लोगों से पूछेंगे तैयारी कैसे करना है, एक एक बच्चा एक एक चीज ऐड करते जाओ। मेजर सब्जेक्ट्स में आपको बेसिक्स पूछूं कि भाई आप, जैसे होता है ना कि बाइबल, पॉलिटी किससे पढ़ोगे? कोई? लक्ष्मीकांत, किसी ने बताया, वेरी गुड। और यकीन मानो ये 15 साल 10 साल से ही चल रहा है। 2009 से तो मैंने परीक्षा दी, आज 23 में आ गए। तुम 17 के टॉपर से बोलोगे, 16 के बोलोगे, तो कोई अलग से किताब नहीं बनी, यही किताब बनी। इसको 7-8 बार आपको पढ़ना है तैयारी में। चलो इकोनॉमिक्स बोलो, और
रमेश सिंह थोड़ा अब ज्यादा मोटी हो गई। संजीव वर्मा, वेरी गुड। और कोई तो आया है? नितिन सिंघानिया, शायद मेरा बैचमेट है, तेरा बैच का। आर्ट एंड कल्चर चलता था हमारे टाइम में। अच्छा, इकोनॉमिक्स में भी रमेश सिंह हम लोगों ने पढ़ी है। किसी ने संजीव सर का बताया, संजीव सर की भी बुक अच्छी है, पतली है, एक बार देख सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी है ही है। और इकोनॉमिक सर्वे जब आता है फरवरी में आता है ना, इकोनॉमिक सर्वे जब थोड़ा तैयारी हो जाए तो इकोनॉमिक सर्वे वो आपको जीस्ट जो कीवर्ड्स और की कंटेंट दिया रहता है वो आपको गो थ्रू कर लेना है। आजकल तो बहुत सारे पब्लिकेशन के इसके छोटे छोटे बुक्स आने लगे। हम लोग पढ़ते थे, न्यू विशाल पब्लिकेशन का आता था पतला सा इकोनॉमिक सर्वे का जीस्ट, छोटा सा, वो इकोनॉमिक्स हो गया। हिस्ट्री सतीश चंद्रा, बहुत हेल्दी, विपिन चंद्रा, ओके। हिस्ट्री जो मॉडर्न है, स्पेक्ट्रम राजे वहीर की, सर्विस के ही एक सीनियर है। स्पेक्ट्रम बाइबल है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। आपको कुछ नहीं देखना उसमें, आप अगर पूरा किताब भी ना पढ़ो, अब तो मोटी हो गई, तो वो जो ब्रैकेट्स है ना उनको पढ़ लो तो आपको पूरा कंटेंट आपको पता हो जाना चाहिए। एंशिएंट और मिडवल लोग बोलते हैं आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे सफिशिएंट हो जाएगा। हाँ, इवन जैसे लूसेंट अरिहंत आता है, मुझे बहुत ही लूसिड बुक लगी, अच्छी लगी। हाँ, लूसेंट और अरिहंत में भी बहुत लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? देखा है, सब लोगों ने पढ़ा है, पढ़ जाओ, मतलब 2-3 बार। एंशिएंट मिडवल तो बहुत अच्छे से दिया है, 16-17 पन्ने है, 16-17 पन्ने एकदम डिट्टो रट जाओ। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, अब कौन सा बचा आपका? जियोग्राफी बताओ। जीसी लियांग, ओके, वेरी गुड। और एनसीईआरटी हो गई। और माजिद हुसैन के नोट्स आते थे, आई डोंट नो, शायद कोचिंग पढ़ाते क्या? ये मुझे लग रहा है कि ये आप लोगों ने ग्रेजुएशन से पिक किया होगा। इनका ग्रेजुएशन बुक चलती है क्या माजिद हुसैन की? मैंने सुना नहीं है यार। हम लोग देखो जियोग्राफी भी एनसीईआरटी, और मैं स्पेक्ट्रम से पढ़ा था। जीसी लॉन्ग गुड ऑप्शन है, पतला है, अच्छा है, समझ में आ जाएगा। बर्नवाल एक है, बर्नवाल भी आती है ना, जियोग्राफी देखा है किसी ने बर्नवाल की? वो भी ठीक है, वो उससे भी रिफर कर सकते हैं। साइंस एंड टेक, वेरी गुड। शंकर आईएएस के नोट्स। और साइंस एंड टेक हो गया। और क्या बचा? आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया हम लोग पढ़े थे। नितिन सिंघानिया पढ़ते थे, प्लस एनसीईआरटी आती थी एक आर्ट की पतली सी, 11th में आर्ट की एक था ना, फाइन आर्ट का, वो एनसीईआरटी हो गया। साइंस टेक हो गया। और कौन सा सब्जेक्ट बचा? एनवायरमेंट, इकोलॉजी। इसके लिए क्या रेफर करना है? एनवायरमेंट, इकोलॉजी, क्या रेफर करना? हम लोग तो साइंस के स्टूडेंट थे, तो हम लोग तो किताब ही, मतलब बीएससी की पढ़ डाले थे, इकोलॉजी, एनवायरमेंट। दृष्टि, ओके। इसके अलावा आपका एटलस हो गया। एटलस आपको पास में रखना है, देखते रहना, सर्फिंग करते रहना है। और कोई बचा अभी? हाँ, एथिक्स मेंस ओरिएंटेड हो गया। जब हम लोग पढ़ते थे तो एथिक्स नहीं था पेपर में। एथिक्स में सुब्बाराव की आती है, और लेक्सिकन की आती है। लेक्सिकन की छोटी है, ये पढ़ सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन। नहीं तो सुब्बाराव की आती है, एथिक्स की जो बुक है। लेक्सिकन प्रेफरेबल है। बाकी मुझे लग रहा है कि सबसे इजी टारगेट जो कर सकते हैं वो इथिक्स कर सकते हैं। रीजन भी कि नया नया इंट्रोड्यूस हुआ, 3-4 साल पहले से पेपर आ रहे हैं, वो 3-4 साल का कंटेंट छोड़ के बाकी कंटेंट पढ़ लोगे ना, आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बट डिट्टो आपको जो सिलेबस की लाइन टू लाइन है वही पढ़ना है, उसके बाहर नहीं जाना है। और यही बुक्स पढ़नी है, इसके अलावा बाहर नहीं जाना आपको।
एनसीईआरटी शुरू से लेके मैं तो बोलूंगा 6 क्लास से ही पढ़ जाओ, शुरू 6 क्लास से 12 तक का जो जो आपको अच्छा लगे, जैसे हो सकता है ना साइंस, जो फिजिक्स छोड़ दो ऊपर वाले जो है 11 12 के, बाकी बेसिक्स तो आपको एनसीईआरटी क्लियर कर देगा। और मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी पढ़ने में मुझे 3 या 4 महीने से ज्यादा लगना चाहिए। सारी एनसीईआरटी की किताबें मेरे को दे दो, मैं पढ़ लूंगा अच्छे से। और यही चीजें आपको 7 से 8 बार करनी है। आपका अच्छा बेस तैयार हो जाए इसके लिए आपको 7 से 8 बार यही सारी चीजें करनी है। ये क्लियर है हमको? इसके अलावा हमको कहीं नहीं जाना बाहर। मैं हमेशा से ये मानता हूं कि तैयारी में जो हम बोलते हैं ना बेसिक्स देखो, कोई कुछ ऐसा गॉड गिफ्टेड नहीं होता। बैच में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर क्लासेस नहीं गए हैं पर फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में आईएएस बने हैं मेरे बैच में। मतलब जो 10th के बाद नौकरी करने लगे। आप इमेजिन करो, करेस्पॉन्डेंसी कोर्सेज किया, हाई इंटरमीडिएट करेस्पॉन्डेंसी किया, ग्रेजुएशन करेस्पॉन्डेंसी किया, और फौज में हवलदार थे, फौज में 12-12 14-14 घंटे की ड्यूटी करते थे, बट वो आईएएस बने सेकंड अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में। उनको लगा कि नौकरी वर्थ इट नहीं है, किक मारो तैयारी करो। ऐसे भी बच्चे हैं जो हाई स्कूल फेल है, इंटरमीडिएट में फेल है, लेकिन आईएएस बने। तो हमारे मन में जो ये रहता है कि साहब मेरा तो बेस ही कमजोर है, पहला वो होता है ना दिमाग में, साहब मैं तो पटवारी की परीक्षा दिया और मेरा सिलेक्शन। मुझे ताज्जुब हुआ, मैं लांजी में लेक्चर ले रहा था, एक बच्ची ने कहा कि सर मैंने तैयारी छोड़ दी। मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा कि सर मैंने पटवारी की परीक्षा दी और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मुझे लगा एमपीपीएससी कैसे होगा मेरा। उसने यही बोला। तो मैंने उसको तेंदुलकर की कहानी सुनाई। मैंने कहा तेंदुलकर जब टेस्ट खेलने गए तो 15 साल के थे, 15 साल के थे, पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट खेलने गए, और बहुत बड़े बड़े पेसर्स थे उस समय पाकिस्तान में, वकार यूनिस ये वो। मैंने उसको कहानी सुनाई कि पहला जो उनको गेंद दिखी ही नहीं, 15 साल का बच्चा पहला टेस्ट खेलने गया पाकिस्तान के खिलाफ, पहला गेंद एकदम बढ़िया बाउंसर निकल गया, जूम, पता ही नहीं चला उनको तेंदुलकर को, दूसरा जूम, पता ही नहीं चला, तीसरे या चौथे बॉल उनके नाक पे लगी, खून निकलने लगा। पहले टेस्ट का हाल बता रहा हूं। फिर सिद्धू थे, भागे भागे आए कि भाई खेलना है कि नहीं, पांव ऐसे देख रहे थे, कांप रहा है, अब तेंदुलकर का डर लग रहा है, पांव कांपने लगे, डर एक अंदर डर बैठ गया कि नहीं अब ये बच्चा खेल पाएगा कि नहीं। फिर बाहर से भी टीम दौड़ के आई कि भाई तेंदुलकर से पूछा जाए कि भाई रिटायर हार्ट तो नहीं होना है, छोड़ना तो नहीं है। तो तेंदुलकर ने कहा नहीं, मुझे खेलना है। और फिर मुझे लग रहा है दूसरे उसके एक या दूसरे बॉल पे उन्होंने छक्का मारा, फिर एकदम कूल डाउन हो गए, नाक से खून आ रहा था उनके। तो कहने का मतलब इतने बाउंसर्स लाइफ आपको देगी, ऐसा नहीं कि आप मैच छोड़ दो अब फिर तेंदुलकर नहीं बनोगे। वहां से हट जाते तेंदुलकर नहीं बनते। देखो लोग अभी भी लोग रिसर्च करते हैं, पूछते हैं कि तेंदुलकर और कांबली एक साथ क्रिकेट में आए और लगभग एक ही जैसा प्लेटफॉर्म था। इवन लोग बोलते थे कांबली 20 थे, तेंदुलकर से बैटिंग में कहीं 20 थे कांबली, लोग बोलते हैं। फिर भी लोग रिसर्च करते हैं कि तेंदुलकर कहीं आगे चले गए क्रिकेट हिस्ट्री में, लोग बोलते गॉड हैं एक तरह से। कांबली का कहीं नाम निशान नहीं है, विनोद कांबली का। दोनों लोग लगभग मुझे लग रहा है एक ही पिच पे खेलते थे, शायद टीचर्स भी उनके एक हो, पर लेकिन कोई बता सकता है क्यों ऐसा हुआ होगा क्रिकेट में? ओके, और कोई इंटरेस्ट कम था, एक थॉट आया, कोई और बच्चा गेस करो, वाइल्ड गेस जस्ट। डेली प्रैक्टिस, वेरी गुड। और डेली प्रैक्टिस में नहीं आते थे। रेस्ट ले लिए होंगे, वेरी गुड, अच्छा गेस। हाँ देखो वही आता है अल्टीमेटली सिंसियरिटी। आप अपने गोल को लेकर कितने सिंसियर हैं। जैसे होता है ना कि आपको तो अल्टीमेटली विन करना है, आपको तो अल्टीमेटली सिलेक्शन लेना है कुल मिला जुला के, तो आपकी सिंसियरिटी और हार्ड वर्क आपको आगे ले जाता है। जैसे होता है ना कि आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, मैंने बताया ना 10 लाख बच्चों में 5 लाख तो परीक्षा देने नहीं आते,
फॉर्म भरा, परीक्षा देने ही नहीं आते। हो सकता है इसमें से हम में भी बहुत सारे लोग हों जिनको ये लगता हो कि नहीं पूरी तैयारी कर लेंगे तब हम आएंगे, और जनरल का कैंडिडेट है तो और उसको लगता है कि यार 4 या 6 अटेम्प्ट है और मैं जब तक पूरी तैयारी नहीं कर लूंगा तब तक मैं मैच खेलने नहीं आऊंगा। और बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बोला, आगे तो आपका बहुत कम कंपटीशन है, क्रीम बच्चों का है जो हार्ड वर्किंग है, बहुत सिंसियर है, उन बच्चों के साथ हमारा कंपटीशन है। तो सिंसियरिटी हमको लानी पड़ेगी। और ये क्लासिक एग्जांपल है, क्रिकेट रेगुलर थे, तेंदुलकर बहुत रेगुलर थे, नेट प्रैक्टिस में बहुत रेगुलर थे, कोई बैड हैबिट्स नहीं थी, जो भी थी उनको लगता था कि नहीं ये मेरे मिशन में पीछे ले जाएगी मुझे, और वो सारी चीजें कामली के अंदर थी। सिंसियरिटी नहीं थी, इरेगुलर थे। तो ये सारी चीजें हमको सिखाती हैं लाइफ में कि एक प्लेटफॉर्म पे अगर लोग हैं, हम जो बोलते हैं ना कि हमारा तो माइंड ही नहीं है, हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं ना, ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि मेरे पापा तो 4th क्लास तक पढ़े हैं, मेरी मम्मी तो अनपढ़ है, तो मेरा दिमाग कहां से बहुत तेज होगा, एक आता है ना मन में, जनरली आता है। ये सारी चीजें हमको पीछे खींचती हैं। जैसे वो बच्ची बोली मुझे मेरी पटवारी परीक्षा में नहीं हुआ तो मेरा MPPSC में कैसे होगा। एंड मैंने उसको तेंदुलकर की कहानी सुनाई, पहला टेस्ट जब खेलने गए थे, तो ये बाउंसर्स तो तुमको झेलने ही है। तुमको अगर तेंदुलकर बनना है, तुमको मैच जीतना है, तुमको लाइफ में सफल होना है, बाउंसर्स लाइफ तुमको देगी, एक के बाद एक देगी। हो सकता है चोटिल भी हो, लेकिन उसके बाद जो उभरेगा वही तेंदुलकर बनेगा। तो ये आपको सीखना है कि हमको, जैसे मैंने कहा ना, सफलता असफलता मायने नहीं रखती। यहां आपको तैयारी एक बहुत अच्छा इंसान बनाती है। आपको हो सकता है घर से दूर जाना पड़े, अपनी अच्छी चीजों को छोड़ना पड़े, हार्ड वर्क करना पड़े, लोगों के साथ जुड़ना सिखाएगी। कभी खाना बनाने का मन नहीं किया, किसी दोस्त ने खाना दे दिया, ये सारी चीजें जो कमराडरी है, जो ये लर्निंग आपको तैयारी सिखाएगी। तो पहली चीज तो मैं सभी से कहूंगा, हर बच्चा, जैसे मैंने बोला ना, मेरे साथ तो बैच में ऐसे बच्चे भी थे जो फेल थे, जिनके घर कोई संसाधन नहीं थे, आज कलेक्टर है वो। मतलब इट मींस कि उनने पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी भी उनने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ये हमको, अगर किसी बच्चे के मन में ये दिमाग में ये है कि मैं कमजोर हूं, दिमाग में से निकाल दे, मेरी मां अनपढ़ है, मेरी मां स्कूल नहीं गई कभी, इससे बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल कोई हो सकता है तैयारी का? मेरी मां कभी स्कूल नहीं गई, पिताजी एक आइडियल टीचर थे, तो मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि मैं नहीं पढ़ सकता या मेरा दिमाग कमजोर है। मैं हमेशा से मानता था मैं एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, और वो हर बच्चे के मन में होना चाहिए। आज हम यहां बैठे हैं तो हमको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। जैसे मैंने बोला ना, मुझे डायरेक्शन पता है, मुझे किताबें पता है, मुझे क्या पढ़ना है, मुझे जाना कैसे है। हमारे साथ ये लग्जरी नहीं थी, हमें 1 साल 1.5 साल बाद ये समझ में आया कि नहीं, हम तो ये गलती कर रहे थे। अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं या मैं ग्रेजुएशन के बाद निकल के तैयारी करने की सोच रहा हूं, तो बिल्कुल सोचो, बिल्कुल करो, और ये नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। तो पहला तो मैंने बता दिया आपको, ये हार्ड वर्क आपसे मांगेगा। देखो, जैसे बोला ना, आपको तेंदुलकर बनना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपके अंदर सिंसियरिटी होनी चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, परसिवरेंस। हो सकता है एक बाउंसर आपको नाक को छू के चली जाए, घायल हो जाए, आपको लगे नहीं उठ पाऊंगा कि नहीं। जैसे मैंने बोला, पहली परीक्षा लिखने के बाद जब मैं 7-8 घंटे रोया IAS के बाद, तो रियलाइज हुआ कि नहीं, चीजें हमको ऐसी ही मिलेंगी। रियलाइज हुआ कि भाई मैं मेहनत करूंगा तभी सफल होऊंगा। और मैं हमेशा से बोलता हूं, एक तो ये हो गया, एक आपका माइक्रो एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम कितना सोशल हैं। तैयारी में हम जितना ज्यादा रिजर्व रहेंगे उतना अच्छा है। हर बच्चे के लिए मैं बोलना चाहूंगा, मैं जितने कम दोस्त रहेंगे उतना अच्छा है, जितना कम समाज रहेगा उतना अच्छा है मेरी तैयारी के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जितना इंपॉर्टेंट आपका हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, परसिवरेंस, धैर्य है कि भाई एक बार चोट खाऊंगा, मैं फिर से चोट खाऊंगा जब तक सिलेक्शन नहीं लूंगा। और माइक्रो एनवायरनमेंट आपका बहुत जरूरी है। आपके 2-4 दोस्त हो जो लाइक माइंडेड हो, आपकी तरह तैयारी करते हो, आपकी अच्छी ट्यूनिंग है, आप उसको सिखाइए, वो आपको सिखाएगा, म्यूचुअल लर्निंग होगी। मेरे साथ ये प्लस पॉइंट था कि हम लोग 3 लोग थे 2-3 साल तक, बहुत खाना बदोश। आप समझो, खाना बदोश यानी कि ग्वालियर में रह के
परीक्षा दे रहे हैं 2 महीने रुक के, इलाहाबाद में रुक के दे रहे हैं, लखनऊ में रुक के दे रहे हैं, पटना में रुक के दे रहे हैं, बलिया रुक के दे रहे हैं, दिल्ली रुक के दे रहे हैं। आप इमेजिन करो 2-3 साल तक यही स्ट्रगल डेज थे और ये सबका सिलेक्शन हो गया, तीनों लोगों का सिलेक्शन हो गया अलग अलग जगह। तो ये जो माइक्रो एनवायरनमेंट ये भी उतना ही जरूरी है जितना हमारा धैर्य, परसिवरेंस, हार्डवर्क। आपको उन 10 लाख बच्चों में नहीं होना है, आप उन 5 लाख बच्चों में होना है जो बाउंसर झेलने के लिए खड़े हैं। ये 5 लाख तो यहीं खत्म हो गए ना यार, परीक्षा भरने के बाद जो परीक्षा देने नहीं आया, जो पिच तक नहीं आया। अब ये इन बच्चों में हमको रहना है और हमको ये पता है कि हमको पढ़ना क्या है। एक चीज और है, मतलब हम देखो सवाल बहुत बार हमको लगता है ना सवाल टफ है, सवाल टफ नहीं होता, ऑप्शंस टफ होते हैं उसके। जैसे मैं पूछ लूं ऐसे रैंडमली पूछ लूं कि मैं हमेशा से बोलता हूं मान लो अर्थ से मून की दूरी क्या है, अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए 3 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर, तो हो सकता है आप आसानी से लगा दें कुछ गेस करके कि नहीं ये तो बहुत सिंपल है, इतना तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं। जैसे यूपीपीएससी में बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, अभी आप देखेंगे 1-2 सवालों में मैं चर्चा करूंगा ऐसे। तो अब और ही आपको बहुत क्लोज ऑप्शंस दे दिए जाएं तो आपको लगेगा नहीं यार ये तो रटा ही नहीं है। फैक्चुअल चीज मैं एक बता रहा हूं। तो कई बार होता है कि एनालिटिकल, आजकल ट्रेंड हो गया है सब परीक्षा का, एनालिटिकल चीजें ज्यादा पूछते हैं, वो आपको चीजें पता होनी चाहिए। हाँ ओके। इसमें किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो पूछे, जस्ट जनरल। मैं आज कोई सब्जेक्ट पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं हो सकता है आपकी क्लासेस भी लूंगा, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर 1-2 दिन मुझे पहले बता दिया जाए कि सर आपको कल ये क्लास लेनी, तो मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूं, यकीन मानो बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं 1 घंटे पढ़ाने के लिए 4 घंटे पढ़ूंगा, इसलिए क्योंकि मन में है कि बच्चे को कुछ अच्छा डिलीवर करे। तो वो इसलिए मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे आप मुझसे पॉलिटी पढ़वा लो, मुझसे हिस्ट्री पढ़वा लो, साइंस एंड टेक का, साइंस का स्टूडेंट हो, जूलॉजी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कहने का मतलब कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो पढ़ के समझ में ना आए। आईएएस में मैंने कोई कोचिंग नहीं की, यकीन मानो इंटरव्यू तक कोई कोचिंग नहीं की, लेकिन खुद पढ़ा। और कोई ऐसी चीज नहीं जो तुमको 2-3 बार पढ़ने में समझ में ना आए। और टीचर्स तो बैठे ही हैं तुम्हारे साथ। प्लस पॉइंट ये है कि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, टीचर्स हमारे साथ हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं, तो हमको पूछना चाहिए कि किन किन बच्चों ने यूपीपीसीएस का पेपर देखा कि नहीं देखा। वेरी गुड, सिंसियरिटी पता चलती है। परीक्षा हुई, दिया कि नहीं दिया परीक्षा? हाँ अच्छा, पेपर देखा, वेरी गुड। और कोई? वेरी गुड। मुझे एक्सपेक्ट था कि काफी बच्चों ने देखा होगा, मैं तो लेके आया हूं। सवाल कुछ डिस्कस करें? पहला सवाल ये पूछा जाता है, आप देखिए कि कौन सा इसमें से मैच नहीं खा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट दिए हुए हैं, जैसे यूनियन टेरिटरी लिखा है पार्ट 8 में है, शेड्यूल एरियाज, ट्राइबल एरियाज पार्ट 10 लिखा हुआ है, ट्रिब्यूनल 11 लिखा हुआ है, ऑफिशियल लैंग्वेज 17 लिखा हुआ है। कुछ गेस, एनी गेस? निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10, अधिकरण ट्रिब्यूनल भाग 11, राजभाषा 17। बताएंगे कोई गेस? मतलब ये ऐसा सवाल है कि आपको आ रहा है तो ही आप कर पाओगे, बहुत वाइल्ड गेस नहीं चलेगा। कोचिंग वाले कोई गेस? राजभाषा 17 में है, राजभाषा नहीं हो सकता। यूनियन टेरिटरी 8 में है। ट्रिब्यूनल शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
होल्ड करते हैं। अगला सवाल, आर्टिकल्स लिखा हुआ है, आर्टिकल लिखा हुआ है और लिखा हुआ है सूची 2 में कमीशंस कुछ कुछ। आर्टिकल 324, 315, 280, 338, यह आर्टिकल का नाम है। कमीशन लिखा हुआ है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, एससी कमीशन, फाइनेंस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन। हाँ, जैसे मेरे जैसा हो, मतलब मैं बहुत, मुझे इतना पता था। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का भी लोग रटे रहते हैं जनरली। 324 है तो एक ही ऑप्शन है मेल में जो जो तुमको दिखाएगा, इसी जो है 324 में इलेक्शन कमीशन, बाकी अपने आप कर सकते हो। आपको अटेम्प्ट्स ऐसे ही लेने हैं। अब लिखा हुआ है क्रोनोलॉजिकल। अगला सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं का विचार करिए और सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग कमेटी कब बना होगा, जस्ट एक माइंड मेकअप करिए, दिमाग में रखिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड एंड इनेक्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड एंड इनेक्टेड कब हुआ था? इनेक्टेड, वेरी गुड, 49। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके बाद ही हुआ होगा मोटा मोटा। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली फर्स्ट मीट, असेंबली पहले कब मिलती? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। बहुत बार ऐसा होगा आपको कि आपको पता नहीं कि ऑप्शंस क्या है, या सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि 1/3 हमारी निगेटिव मार्किंग है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो एक जो कैलकुलेटेड रिस्क है, कैलकुलेटेड रिस्क में भी जैसे होता है ना कि आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी कि यार ये चीज हो सकती है, मैंने पढ़ा नहीं है पर हो सकता है। कुछ सवाल, एक और सवाल पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली परमिटेड द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसेस फॉर ए पीरियड ऑफ। भारत के संविधान में अंग्रेजी को सभी शासकीय उद्देश्यों के लिए, उपयोग के लिए शुरू में कितने साल की अनुमति दी गई थी कि अंग्रेजी हमारी सरकारी ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज की जा सकती है? ऑप्शन दिया 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। किसी ने 10 बोला, 5 वाले भी हैं, 5 वाले नहीं है, 15 साल। पंद्रह साल का, तो इनिशियली 15 साल था, फिर बाद में मुझे लग रहा है कि शास्त्री जी आए, शास्त्री जी ने उसको इंडेफिनिट आगे यूज करने के लिए, आई डोंट नो 323 है, कितना है ऑफिशियल लैंग्वेज, किसमें है ऑफिशियल लैंग्वेज? एक बार चेक कर लो कोई बुक। 343 ना, तो 343 में ये बाद में हुआ शास्त्री जी के टाइम में कि इसको बाद में कंटिन्यू, इंडेफिनिट टाइम तक कंटिन्यू, शुरू में 15 साल ही था। ये चीजें
ये चीजें वैसी हैं कि आप पढ़े हैं तो ही आप लगा सकते हैं। और आप आजकल तो जैसे ऐसे क्वेश्चन आने लगे, 1 2 दे दिया, अब इसमें से कौन से सही हैं, या रीजन एसर्शन दे दिया। आजकल ये आता है कि ये सही स्टेटमेंट है, ये एसर्शन है, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि जो कि जैसे पहला सवाल 23 नंबर से एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट है। पहला सवाल पूछा कि इन्वेडर्स, एंशिएंट इंडिया के इन्वेडर्स हैं, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप वो करिए। तो उसमें लिखा है ग्रीक पहले आए कि सका आए, कुषाण आए, फिर ग्रीक, कुषाण, सका, इस तरह का है। ये आपको पता होना चाहिए, आपको पता रहेगा तभी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चरक संहिता, मिलिंद पान्हो, आई डोंट नो, मिलिंद पान्हो कोई बुक होगी, हाँ किसी ने सुना है? क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन किंग मिलिंद एंड ए बुद्धिस्ट सेंट। ये कोई किताब होगी। तो अब बुद्धिस्ट वो भिक्षु कौन था ये पूछा गया है। नागार्जुन थे, नागभट्ट थे, नागसेन थे, कुमरिल भट्ट थे। नागसेन, इसका आंसर नागसेन है। एक बार देख लेंगे। ये वो चीजें हैं जो आपको पता हो तो आप लिख सकते हैं। अब एक अगला सवाल है, देखो बड़ा अच्छा। भागदू, वैदिक काल में पूछा गया है, भागदुहा कौन होता था वैदिक काल में? वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ये ल्यूसेंट पढ़ लोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। ऑप्शंस देखिए, बड़ा अच्छा मजेदार है। मैसेंजर, कोई दूत होता था, कोई फॉरेस्ट का चीफ होता था, कोई गैम्बलिंग डिपार्टमेंट से ऑफिसर होता था, या कि कोई रेवेन्यू कलेक्टर होता था। दिस इज समथिंग जो मैं बोलता हूं ना, कैलकुलेटर रिस्क लेना चाहिए। मैंने नहीं पढ़ा। जैसे कोई, हाँ वाइल्ड गेस करोगे क्या नहीं हो सकता, जस्ट एक वाइल्ड गेस। भागदुहा वैदिक काल में कौन होता था? विच ऑफिसर वॉज नोन एज भागदुहा ड्यूरिंग वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन? तो मैं मानूंगा कि दूत तो नहीं होता। भाग है मीन कोई पार्ट ले रहा है, कोई पार्ट ले रहा है, या तो गैम्बलिंग से रिलेटेड होगा या रेवेन्यू कलेक्टर होगा। मतलब जस्ट अ वाइल्ड गेस आएगा। ये तो नहीं आएगा कोई मैसेंजर होगा, कोई फॉरेस्ट वाला होगा। मतलब उस समय वैदिक काल में तो इतना एडमिनिस्ट्रेशन फॉरेस्ट का नहीं हुआ करता था। तो मैं सोचूंगा कि ये दो तो मैं नहीं लगाऊंगा। अब लगाऊंगा इन दो में। तो जो दिमाग लॉजिकल माइंड कहेगा वो बोलेगा कि नहीं यार रेवेन्यू कलेक्टर ही लगाओ। आई डोंट नो, हो सकता है दोनों में जो भी सही हो। बस बताने का रीजन यही है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना पड़ेगा। कुछ कुछ सवाल ऐसे होंगे जो सिर्फ आपको लॉजिक पे जाके तुक्का मार के आना है। 2 एलिमिनेट करना है, 2 में तुक्का मार के आना है कि 50% प्रोबेबिलिटी है तो मैं रिस्क लूंगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक आध दिन जो है पूरे पेपर एक बार डिस्कस कर लेंगे सभी लोग। मुझे लग रहा है 10:30 बज रहा है, तो मेरा ऑफिस का टाइम शुरू हो रहा है। आज का जस्ट एक डिस्कशन था बच्चों ये बताने के लिए कि जो हमारे मन में भ्रांतियां हैं। कई बार होता है कि हमने एक परीक्षा दी, मुझसे पूछो ना मैं कितनी सारी परीक्षाओं में फेल हुआ हूं यार। 4 बार तो यूपी वेटनरी डॉक्टर के लिए इंटरव्यू दिया हूं, और एक बार तो बोर्ड के सामने बैठा था तो किसी महाशय ने बोला कि बाल निकल गए हैं। तो किसी ने पूछा कि कौन सा अटेम्प्ट है साहब, सामान्य कैंडिडेट हो? मैंने कहा हाँ। तो बोले माला फूल चढ़ा दीजिए तो आपका इंटरव्यू में हो जाएगा। देयर आर टाइम्स कि जब आपको रियलाइज होता कि नहीं हमको कितना स्ट्रगल करना है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर थोड़ा सा भी डाउट है मन में इन चीजों को लेकर के कि नहीं मेरा तो 10th में 50% है, 50% से लोग आईएएस नहीं बनते। मैंने बोला फेल बच्चे भी सिलेक्ट हुए हैं। ऐसे बच्चे जो करेस्पॉन्डेंस से इंटरमीडिएट किए हैं, आगे गए हैं, वो भी सिलेक्ट हुए हैं।
तो हमको ये निकाल के चलना है। या कई बार मेरा दिमाग उस लेवल का नहीं है जो एक आईएएस का होता है, ये भी भ्रांति रहती है हमारे मन में। बिल्कुल निकाल के चलो, और इतना उत्साह, इतना पॉजिटिविटी रहे माइंड में। वही 4-5 चीजें हैं, आपका हार्ड वर्क, आपकी सिंसियरिटी, आपका परसिवरेंस, आपका माइक्रो एनवायरनमेंट, यही है जो आपको आगे ले जाएगा। और मैंने बताया सिलेबस क्वेश्चन बैंक, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। प्रयास करेंगे हम कुछ कंटेंट, हम इनेबलर है, हम आपको रास्ता दिखाएंगे, हम आपको धक्का देंगे पीछे से, चलना तो आपको ही पड़ेगा। और हम 24 घंटे तो धक्का नहीं दे सकते आपको। तो आज कम से कम ये डिटरमाइन हम हो जाएं, नो मैटर, मुझे हो सकता है 1 घंटे में आऊं, यहां 1 घंटे में वेस्ट करूं, लेकिन इससे हो सकता है 23 घंटे मेरे दिमाग में हमेशा क्लिक करे। हमेशा आप देखोगे कि हम कोई तैयारी करते हैं तो कई बार ये लगता है हमको कि यार परीक्षा, जैसे 1 महीने बाद परीक्षा है तो खूब एक जो है ना माइंड मेकअप रहेगा कि नहीं मैं रोज पढ़ूं। परीक्षा खत्म हुई तो हफ्ते भर तो ये लगेगा एकदम ब्लैंक हो गया, अब क्या करूं यार, कोई तो आगे तो कोई परीक्षा है ही नहीं, कोई 6 महीने बाद या साल भर बाद है। ये हमेशा हर बच्चे के साथ होता है कि साहब हम अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें। उसका एक बहुत अच्छा जरिया है, अपने आप को थ्रो करो कि मैं कोचिंग आऊंगा, बहुत अच्छा जरिया है। एटलीस्ट 1 घंटे कोई दिमाग तो चाटेगा, हैमर तो करेगा, और फिर जाऊंगा तो कुछ पढ़ूंगा ही। हो सकता है 7 दिन बाद टेस्ट ले। पीयर ग्रुप का भी एक प्रेशर रहता है कि 100 बच्चे हैं यार, मेरे को हो सकता है बहुत अच्छा नंबर आए, हो सकता है क्लास में डिस्कस करें तो अच्छा लगता है कि नहीं मैं इतने बच्चों में कम्पीट कर रहा हूं। तो ये एक बहुत अच्छा जरिया है कि अपने आप को पुश करने का। कि नहीं तो कई बार होता है कि परीक्षा दिया और फिर लगता है कि यार 6 महीने 3 महीने क्या करूंगा मैं, किताबें पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ग्रेजुएशन वाला। तो ये बहुत अच्छा साधन है, ये सारी भ्रांतियां दिमाग से निकाल करके एक मिल्टन मेकअप। मुझे जो भी बच्चे सुन रहे हैं, और मैं टीचर के लिए यही उपलब्धि कि 5 बच्चा आ रहा है तो 5 बच्चे को पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है तुम लोग के लिए, 50 लाख, इमेजिन करो। सिर्फ इसलिए कि एक बच्चा भी अगर पढ़ रहा है तो मेरे लिए सफलता है। और मैं 9th क्लास से, जैसे अभी सारे बच्चों को मैंने फिजिक्स वाला का फाउंडेशन कोर्स, बेसिक इंजीनियरिंग एमबीबीएस, जो कि हम लोगों को बताने वाला कोई नहीं था, अभी एटलीस्ट उनके पास ऑनलाइन कंटेंट है, हिंदी मीडियम में वीडियो लेक्चर्स हैं पूरे साल भर के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, मैथ के। तो मुझे लग रहा है कि बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, और हमको देख के ही बच्चे आएंगे। हो सकता है तुम में 4 बच्चे सेलेक्ट हो तो 40 बच्चे पढ़ने आए आस पड़ोस के। आप इमेजिन करो कि समाज में बहुत सारी रूढ़िवादिता है। कई बार गार्जियन को लगता है कि नहीं मेरी बच्ची है, ग्रेजुएशन कर ले, एमए कर ले, शादी वादी हो जाएगी, चली जाएगी। ऐसे बहुत लोग का माइंडसेट है। दे आर रेयर गार्जियंस जिनको ये लगता है कि नहीं मेरा बच्चा पढ़े, मेरा बच्चा स्ट्रगल करे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस 2 साल 3 साल तैयारी कर रहा है। ऐसे गार्जियन जो कि ये पॉजिटिव सोच रखते हैं, अगर हमने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया तो समझ लो कि उस गार्जियन को लेकर के और हमारे आसपास के का जो समाज है उसको लेकर कितना सेटबैक लगेगा। कि हमको पुश करने वाला था, हमारे पिताजी हमको भेजने वाले थे कि नहीं पढ़ो बच्चा पढ़ो, लेकिन हम हिम्मत नहीं, हमको इतनी हिम्मत नहीं आई कि हम परीक्षा देने बैठे। तो हमको परीक्षा देना है और सफल भी होना है। मैं आगे की क्लास में, आज आई डोंट नो ओरिएंटेशन क्लास था, मैं चाहूंगा कि मैं आप लोग की कुछ क्लास लूं, मुझे अच्छा लगेगा। रियली पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है और पढ़ना भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको पढ़ाऊंगा तो मुझे पता है कि मेरी लर्निंग होगी। बहुत सारी चीजें, मैं 10 साल पुराना स्टूडेंट हूं, आउटडेटेड हो चुका हूं। मैं पढ़ूंगा, आपको पढ़ाने के लिए मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। कोई मुझे बताए कल आपको ये पढ़ाना है साहब आके, तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को बेस्ट लक। मैंने काफी समय ले लिया। अगर मैं 2-4 बच्चों के मन में ये बात डाल पाया तो मुझे लग रहा है कि मेरा लेक्चर सफल होगा। कि आपको पढ़ना है, सारी नेगेटिविटी आपको हटानी है। कितने भी बाउंसर आए, कितनी भी बार, कितनी छोटी परीक्षा में फेल हुआ हूं, मुझे आगे जाना है। मुझे हर बाउंसर झेलना, मुझे चोट खानी है, पर मुझे जीतना है, मुझे मैच जीतना है, कुछ भी हो। और मैंने बताया ना, ये एक पार्ट है। हम सफल नहीं हुए तो यकीन मानो आप बहुत अच्छा इंसान बनोगे। सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट लक।
अगले लेक्चर के लिए फिर मिलेंगे कभी। थैंक यू।